अस्सलामुअलैकुम। अपने चैनल पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हर रोज़ एक नई कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कहानी को मुकम्मल सुनें। शुक्रिया। मेरी शादी को अभी सिर्फ 3 माह ही हुए थे और इन 3 माह में इस घर में जो कुछ होता हुआ मैं देख चुकी थी, इसने तो मेरे होश ही उड़ाकर रख दिए थे। कहाँ मैं शहर की पढ़ी लिखी लड़की ब्याह कर यहाँ गांव में आ चुकी थी। मुझे तो लगा था कि यहाँ मेरी जिंदगी बड़ी पुरसुकून तरीके से गुजरेगी, मगर यहाँ के लोगों के रहन सहन और तौर तरीके बड़े ही अजीब थे। यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक था, मगर मेरा जेठ तौबा तौबा, इसे तो देखकर ही मेरा वजूद कांप जाया करता था। पूरे खानदान में इस जैसा मर्द शायद ही किसी ने देखा हो। जिठानी तो अपने शौहर की दीवानी थी, इसका तो बस नहीं चलता जेठ को कमरे से बाहर कदम भी ना रखने दे। ये बांस जैसा लंबा कद और फिर पहलवान जैसी जिसामत। पहले पहल तो जेठ को जब पहली मर्तबा मैंने देखा तो मुझे यही गुमान हुआ कि जिस कदर कसरती जिस्म मेरे जेठ का है, यकीनन पहलवानी करते होंगे। मगर मेरे शौहर का कहना था कि वो तो बस खेती बाड़ी करते हैं और इसके अलावा तो इनकी कोई मसरूफियात नहीं। शादी के 3 महीने तो बहुत आराम से गुजर गए थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, मेरा जेठ मेरी जिंदगी को अजीरन करता जा रहा था। मैं ज्यादातर अपने कमरे में ही महदूद रहती थी, क्योंकि मुझे अपने जेठ का अपने सामने होना बहुत ज्यादा तंग करता था और अक्सर औकात ही बहुत धड़ल्ले के साथ बिना कमीज के पूरे बरामदे में दंदनाता फिरता था, और ये चीज मुझे बहुत नागुज़ीर लगती थी। मैं गांव में रहने की आदी नहीं थी और यहाँ के तौर तरीके मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहे थे। मैं शुरुआत से ही शहर में रही थी। एक रोज मामूल का ही दिन था। घर में सिर्फ मैं और मेरे जेठ ही मौजूद थे। इत्तफाक से मेरे शौहर काम के सिलसिले में थोड़ा देर से आने वाले थे और मेरी जिठानी अपनी माँ की तरफ गई हुई थी, और मेरी सास और ससुर का बहुत पहले ही इंतकाल हो गया था। इस वजह से घर में सिर्फ मैं और मेरे जेठ ही मौजूद थे। मैं खामोशी से किचन में अपना काम कर रही थी कि अचानक ही मेरे जेठ किचन में आ गए और मुझे गहरी निगाहों से देखने लगे। मुझे बिल्कुल भी होश नहीं था कि मैंने अपना दुपट्टा उतार कर कुर्सी पर रखा हुआ था और बेदहानी में काम कर रही थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि घर में अभी इस वक्त कोई नहीं है। जेठ भी अपने कमरे में मौजूद हैं, इसलिए गर्मी होने की वजह से मैंने अपना दुपट्टा अपने बदन से हटा दिया था, और यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। अचानक ही मुझे अपनी पुश्त पर किसी की आंखों की तपश महसूस हुई, तो मैं बेसाख्ता पलटी और सामने अपने जेठ को बिना कमीज के देखकर मैं यकदम ही बौखला गई थी। मेरे हाथ में कांच की प्लेट थी जो हड़बड़ाने की वजह से जमीन दोज हो गई थी, और इसकी आवाज़ मेरे जेठ को भी होश की दुनिया में ला चुकी थी, और गड़बड़ा कर वो वहां से चले गए। मुझे उनका ये अंदाज ठिठकने पर मजबूर कर चुका था। अभी तक तो मैं इनको देखकर सिर्फ घबराती थी, अब उनका ये अंदाज मुझे खौफजदा कर चुका था। मैंने फौरन ही अपना दुपट्टा अपने गिर्द लपेटा और खामोशी से काम करने लगी। दिन अपनी रफ्तार के मुताबिक गुजर चुका था। रात को मेरे शौहर आ गए थे और जिठानी भी घर आ चुकी थी। मैं अपने शौहर के साथ खाना खाने के बाद कमरे में आकर सो गई, और रात के आधी पहर मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मुझे कोई देख रहा है, और मैं अचानक ही हड़बड़ा कर उठी और अपने शौहर की जानिब देखा तो वो गहरी नींद में सो रहे थे। मुझे अपना वहम महसूस हुआ और मैं वापस ही करवट बदल कर सो गई, लेकिन अभी तक मुझे ऐसे लग रहा था कि कोई मुझे देख रहा हो। मैं उठकर बैठ गई और चारों जानिब निगाह घुमाने लगी। अचानक ही मेरी निगाह खिड़की की जानिब पड़ी, और ये मंजर देखकर मेरे औसान खता हो गए कि मेरा जेठ आधी खिड़की खोलकर हमारे कमरे के अंदर झांक रहा है, और इसकी नजरें मेरे वजूद पर ही थीं। मैं खौफजदा सी हो गई। जैसे ही मेरी नजरें इनकी निगाहों से मिली तो वो फौरन ही खिड़की से हटकर घर के अंदर चले गए। ये सब कुछ मुझे बहुत हैरानी में मुब्तला कर रहा था। शादी के 3 महीने तो बहुत आराम से गुजर गए। उन्होंने ऐसी कोई हरकत नहीं की, लेकिन आज उनकी 2 दफा ये हरकत मुझे खौफजदा कर रही थी। मैं इस बारे में अपने शौहर को बताना चाहती थी कि आपके भाई मुझे अच्छी नजरों से नहीं देख रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ आज ही हुआ था। इस वजह से मैंने अपने शौहर को बताना मुनासिब नहीं समझा। मेरे दिमाग में यही बात आई, कहीं इनको बुरा ना लग जाए, क्योंकि वो इनके भाई हैं और बड़ा भाई तो वैसे भी बाप की जगह पर होता है। और पहले ही मेरी माँ ने मुझे समझा दिया था कि किसी से बहसो मुबाहिसा मत करना, किसी से कुछ भी मत कहना। पहले ही सब यही कह रहे हैं कि शहर की लड़की है। मेरे दिल में भी ये बात बैठ गई थी। अब मैं कुछ भी नहीं कहती थी। सब यही कहती थी कि शहर से आई है, लड़की पढ़ी लिखी है तो अपनी पढ़ाई का
और शहर में रहने का रोब झाड़ रही है। मैंने यही सब बातें सोचकर सारी चीज़ों को पसे पुष्ट डाल दिया और खिड़की और दरवाज़ा अच्छी तरीके से बंद करके सो गई। अगली सुबह जब मेरी आँख खुली तो सब लोग ही जागे हुए थे। मेरी जेठानी का एक बेटा था जो अभी महज 10 साल का था। मेरी जेठानी जल्दी जल्दी इसको स्कूल भेजने के चक्कर में थी। मैं भी किचन में दाखिल हो गई और अपने शौहर के लिए नाश्ता बनाने लगी। जेठानी बहुत मिलनसार खातून थी। वो मुझसे इधर उधर की बातें करने लगी। मेरे दिल में यकदम ही एक ख्याल आया, क्यों ना इस बारे में अपनी जेठानी को बताया जाए। लेकिन फिर मैंने सोचा कि वो जेठ से बहुत मोहब्बत करती है। अगर मेरी ये बात इसको बुरी लग गई तो हम दोनों के मामलात भी खराब हो जाएंगे और मैं घर का माहौल खराब नहीं करना चाहती थी। इसी वजह से मैंने खामोशी में ही आफियत जानी और काम करने लगी। थोड़ी देर बाद ही शौहर और जेठ जाग चुके थे। हम लोगों ने नाश्ता वगैरह लगाया और इनके पास ही बैठ गए। मैं इस तरीके से बैठी थी कि मेरे शौहर और जेठ आमने सामने दस्तरखान के बैठे हुए थे और मैं इनके बीच वाले हिस्से में बैठी हुई थी और मेरी जेठानी भी मेरे सामने बिल्कुल बैठी हुई थी। दस्तरखान चकोर हिस्से में लगा हुआ था। अचानक ही बात करते करते मेरे जेठ ने मेरी रान पर हाथ रख दिया और इनका हाथ लगने से मेरे जिस्म में करंट सा दौड़ गया। मैं फौरन ही इनसे दूर हुई और अपने शौहर के बिल्कुल करीब होकर बैठ गई। वो बिल्कुल ऐसे हो गए जैसे कोई बात ही ना हुई हो। मेरे शौहर ने भी मुझे आंखें दिखाकर नॉर्मल रहने का इशारा किया, जबकि मेरी निगाहें बेसाख्ता मेरी जेठानी की आंखों से मिली। मैं देख सकती थी ये मंजर उनकी आंखों से भी मख्फी ना रह पाया था। हम लोग एकदम से चुप हो गए थे। थोड़ी देर में ही खामोशी से नाश्ता किया गया और वो दोनों चले गए। मुझे अब अपना आप बिल्कुल भी महफूज महसूस नहीं हो रहा था, क्योंकि एक औरत गैर मर्द की नज़रों को अपनी तरफ उठते हुए महसूस कर लेती है कि वो किस तरीके की नज़रें हैं। मैं भी महसूस कर चुकी थी कि मेरा जेठ मुझ पर गंदी निगाहें रख रहा है। वक्त गुजरता जा रहा था और मेरे जेठ की बदतमीजियां बढ़ती चली जा रही थी। ये सब कुछ मुझे बहुत परेशान कर रहा था। मैं बस अपने शौहर और जेठानी से इसलिए इस बारे में बात नहीं कर पा रही थी कि अगर मैं इन दोनों से कुछ बात करूंगी तो वो लोग समझेंगे कि मैं अपने जेठ पर इल्ज़ाम लगा रही हूँ। और वैसे भी गांव के लोग उल्टा ही मतलब ले जाते हैं। मैं घर का माहौल किसी तौर ख़राब नहीं करना चाहती थी, इस वजह से मैं खामोश रही। मेरा शौहर गांव से थोड़ा दूर काम करता था। एक रात अचानक ही इनका मेरे पास फ़ोन आया और वो कहने लगे कि नीलम, फैक्ट्री में काम कुछ ज़्यादा है, इस वजह से मैं आज घर नहीं आ पाऊँगा। ये बात सुनकर एक पल के लिए मैं सहम गई और मैंने फ़ौरन ही कहा, प्लीज़ आप घर आ जाएं। ना जाने क्यों मुझे एक खौफ सा महसूस हुआ था। अपना आप बिल्कुल भी महफूज नहीं लग रहा था, जबकि मेरी जेठानी घर के अंदर ही मौजूद थी। ये बात सुनकर मेरे शौहर मुझे समझाने लगे कि कोई बात नहीं, घर पर सब लोग तो मौजूद हैं, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। खाना वगैरह खाकर सो जाना, मेरे लिए आज आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेरे शौहर ने साफ अल्फाज में मुझे बोल दिया था कि आज मैं किसी तौर भी घर पर नहीं आ पाऊंगा। ये बात सुनकर मैं बिल्कुल खामोश हो गई थी और खाने पर जब इनका जिक्र हुआ तो मैंने अपनी जेठानी को बता दिया कि आज हामिद घर पर नहीं आएंगे। ये बात सुनकर मेरे जेठ के चेहरे पर एक चमक सी आ गई जो मेरी आंखों से मख्फी नहीं रह पाई थी। लेकिन मैं कुछ भी बोल नहीं सकी और खामोशी से खाना खाकर कमरे के अंदर चली गई। यह शादी के बाद मेरी पहली रात थी जो मैं आज अपने शौहर के बगैर गुजार रही थी और आज ही मुझे अपना आप बिल्कुल भी महफूज नहीं लग रहा था। मैंने दरवाज़ा अच्छे से बंद कर दिया था। पहले की बात और थी, लेकिन जब से मेरे जेठ की निगाहें मुझ पर बदली थी तब से ही मैं खुद को बिल्कुल भी महफूज इस घर में तसव्वुर नहीं करती थी। यही सब सोचते सोचते न जाने मेरी किस पहर आंख लग गई। मुझे इल्म ही ना हुआ। रात के आधे पहर मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे बेड पर कोई बैठा हुआ हो। मैं समझी शायद मेरे शौहर आ चुके हैं। मैं फौरन ही इनके गिर्द बाजू लपेटकर इनके सीने पर सर रख चुकी थी, लेकिन आज मुझे इनकी जसामत थोड़ी बड़ी मालूम हो रही थी। मुझे किसी अनहोनी का गुमान हुआ, इसीलिए मैंने झटके से अपनी आंखें खोली और जैसे ही मैंने सामने लेटे हुए बंदे को देखा तो मेरे औसान खता हो गए और मैं फौरन ही इनसे झटके से दूर हुई, क्योंकि वो इंसान मेरा शौहर नहीं बल्कि मेरा जेठ था। इनके हाथ में एक नाइटी थी। वो देखकर मैं मज़ीद खौफज़दा हो गई और अचानक ही मेरे नज़दीक वो हो गए और कहने लगे, अरे तुम मुझसे दूर क्यों हो रही हो नीलम, मैं भी तुम्हारे शौहर जैसा ही तो हूँ, मेरे करीब आओ। इनकी ये बातें मुझे मज़ीद खौफज़दा कर चुकी थी। उनका अंदाज मुझे बहुत अजीब लग रहा था और मैं डर के मारे कांपने लगी। मैं शोर मचाना चाहती थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे मेरे हलक में आवाज़ ना हो।
मैं बिल्कुल खामोश हो चुकी थी और टिकटिकी बांधे अपने जेठ को देख रही थी। अचानक ही मेरे जेठ मुझसे गलत गलत बातें करना शुरू हो गए। वो कहने लगे, तुम आज बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। आज अगर हामिद घर पर नहीं है तो हम दोनों को आज की रात का फायदा उठाना चाहिए। मैंने तुम्हारी भाभी को नींद की गोलियां दे दी हैं, वो सो चुकी हैं। अब हम दोनों आराम से अपनी रात को रंगीन कर सकते हैं। मुझे जो भाभी का आसरा था, जब पता चला कि उनको भी नींद की गोलियां देकर सुलाया है, ये सुनकर मेरा दिल बैठता जा रहा था। मैं तुम्हारे लिए शहर से ये नाइटी लेकर आया हूँ, जाओ ये पहन कर आओ और मुझे दिखाओ तुम कैसी लग रही हो। तुम तो शर्मा रही हो। क्यों शर्मा रही हो? शहर की लड़कियां तो बेबाक होती हैं और वो तो खुशी खुशी ऐसे लिबास पहनती हैं। तुम्हारा जिस्म बहुत खूबसूरत है, इसीलिए मैं सुर्ख रंग की नाइटी लाया हूँ, क्योंकि तुम्हारे गोरे बदन पर सुर्ख रंग बहुत जचेगा। ये बात सुनकर मेरे हाथ पैर बहुत बुरे तरीके से कांपने शुरू हो गए थे। उनकी गलीज नजरें मेरे जिस्म के आर पार हो रही थीं। मैंने खुद में हिम्मत की और जो मेरा हाथ पकड़कर आहिस्ता आहिस्ता सहला रहे थे मैंने फौरन ही इनको खुद से दूर झटका और बेड से उतरकर थर थर कांपने लगी। मेरा वजूद पसीने से शराबूर हो चुका था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अगर मैं चीखती चिल्लाती तो कोई फर्क नहीं पड़ना था, क्योंकि मेरी देवरानी को वो नींद की गोलियां दे चुके थे, यानी इनको बिल्कुल भी होश नहीं था। यही सब सोचकर मेरे रोंगटे खड़े होना शुरू हो गए थे। मैं वहां से भागने की कोशिश करने लगी तो अचानक ही मेरे जेठ ने मुझे दबोच लिया और बेड पर फेंक दिया। और अचानक ही उन्होंने अपनी कमीज, मेरी शादी मेरे माँ बाप की पसंद के मुताबिक हुई थी और मैं इस शादी से बहुत नाखुश थी, क्योंकि मैं गांव में शादी करना नहीं चाहती थी। मैंने अपने माँ बाप को बहुत अच्छे तरीके से समझाया था कि मैं शहर में रही हूँ, मैं शहर वाले ही लड़के से शादी करूंगी, लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी और मेरे शौहर से मेरी शादी धूमधाम से करवा दी। पहले पहल तो मैंने भी बहुत शोर मचाया था, लेकिन जब मैंने अपने माँ बाप की खुशी इस रिश्ते में देखी तो अच्छी बेटियों की तरह मैं खामोशी से सर झुका चुकी। शादी हो जाने के बाद सबसे पहले मैं अपनी जिठानी से मिली थी। वो औरत बहुत अच्छी थी, इसका रवैया बहुत मिलनसार था। अगले रोज मैंने सबसे अच्छी चीज वहाँ ये देखी कि वहाँ का माहौल बहुत पुरसुकून था, लेकिन वहाँ के तौर तरीके मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए थे, क्योंकि वहाँ पर छोटी छोटी बातों का बहुत वावेला मचाया जाता था। औरतों को लेकर बहुत ज्यादा सख्ती थी। मेरी जिठानी अपने शौहर से बहुत डरती थी, लेकिन मैंने एक चीज नोट की थी कि वो अपने शौहर से बेइंतहा मोहब्बत भी करती थी। ये सब चीजें मुझे बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन कभी कभी ये चीजें मुझे बेजार भी कर देती थी। शादी के 2 दिन हो चुके थे, लेकिन अभी तक मैंने अपने जेठ को नहीं देखा था। मेरा सामना इनसे अचानक ही हुआ था और इनको देखते ही मेरे अंदर खौफ की एक लहर दौड़ गई थी। वो शख्स देखने में बहुत मजबूत जिसामत का था, जबकि मेरा शौहर इतनी मजबूत जिसामत का मालिक नहीं था। और मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया था कि मेरा शौहर इतने ज्यादा जिसामत का मालिक नहीं है। मैंने एक बात नोट की थी कि मेरा जेठ मुझे देखकर एक लम्हे के लिए चौंक गया था। दिन गुजरते जा रहे थे और मैं अपने जेठ से कतराती रहती थी। वो बेधड़क ही बिना कमीज के धोती में पूरे बरामदे में घूमते थे और ये सब चीजें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। मैंने घर में अपने बाप और भाई को कभी इस तरह के लिबास में नहीं देखा था, इसीलिए मुझे अपने जेठ को देखती आधा नंगा होना मुझे बहुत बुरा लगता था। मैं अपने आप को बहुत छुपा छुपा कर रखने की आदी थी, लेकिन एक रोज मेरी बदकिस्मती ये हुई कि मेरे जेठ ने मेरे जिस्म के खदोखाल देख लिए थे। मैं बिना किसी की भी परवाह किए बगैर दुपट्टे के पसीने से शराबूर हालत में किचन में काम कर रही थी, और इस वक्त की उन्होंने मेरे जिस्म के खदोखाल खूबसूरत जो थे वो सिर्फ मेरे शौहर के लिए थे, वो देख चुके थे। और इसके बाद से ही इनकी नीयत मुझ पर खराब थी, और यही मेरे लिए सबसे बड़ी बदकिस्मती थी। और इस दिन के बाद से ही मेरे जेठ के तौर तरीके मेरे साथ बदलते जा रहे थे, और वो अचानक ही मुझे बहाने बहाने से छूने लगे थे। उनकी गंदी निगाहें मेरे जिस्म के आर पार होती हुई मुझे महसूस होती थी। पहले जो मैं दुपट्टे से अपने आप को छुपा कर रखती थी, अब मैंने एक बड़ी चादर लेना शुरू कर दी थी। मैं अपने जिस्म की ओरियानी उनको बिल्कुल भी दिखाना नहीं चाहती थी, लेकिन वो शख्स इसके बावजूद भी मुझे ऐसे घूरता था जैसे मेरा एक्सरे कर रहा हो। एक रोज जब मेरे शौहर काम से वापस नहीं आए थे, तो वो इनकी गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर मेरे कमरे के अंदर आ गया और मुझे एक नाइटी देते हुए गंदी गंदी बातें करने लगा था।
میں فوراً ہی وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، لیکن اس سے پہلے ہی اس شخص نے مجھے دبوچ لیا تھا اور بیڈ پر پھینک کر اپنی قمیض اتارنے لگا تھا۔ یہ سب کچھ میرے لیے سہانے روح تھا۔ میں کسی بھی طور پر اپنی عزت بچانا چاہتی تھی، لیکن یہ میرے لیے اب ممکن ثابت نہیں ہونے والا تھا۔ وہ شخص دیکھتے ہی دیکھتے اپنی اوقات پر آ چکا تھا اور مجھے بے پردہ کر کے مجھ پر حاوی ہو گیا تھا۔ میں تکلیف کے مارے رو رہی تھی، تڑپ رہی تھی، اس کی منتیں کر رہی تھی کہ مجھے چھوڑ دو، میں تمہارے بھائی کی بیوی ہوں، خدا را مجھ پر رحم کرو۔ لیکن وہ شخص درندہ صفت انسان بالکل بھی رحم نہیں کر رہا تھا۔ میں چیخ کر اپنی جٹھانی کو آوازیں دیتی رہی، مگر میری آواز دبی دبی تھی۔ تکلیف کے مارے میری آواز بھی نکل نہیں رہی تھی۔ اس کی بھاری جسامت کی وجہ سے میں اس کے نیچے دب سی گئی تھی۔ اس نے پوری رات مجھے بھگوڑ کر رکھ دیا تھا۔ میں نے اس کے آگے بہت ہاتھ جوڑے تھے، اس کے نیچے سے نکلنے کی بہت کوششیں کی تھی، لیکن وہ شخص مجھے قابو کر چکا تھا۔ فجر کی اذان کے وقت وہ شخص مجھ سے دور ہوا اور کمرے سے بھاگ گیا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو مجھے اپنے جسم میں جگہ جگہ درد محسوس ہو رہا تھا۔ میرا جسم تکلیف کے مارے بخار کی لپیٹ میں آ گیا تھا۔ اچانک ہی میری نظر بستر پر پڑی تو میری چیخ نکلنے کے در پر آ گئی۔ میرا بستر خون سے بھرا ہوا تھا۔ میں سمجھ چکی تھی کہ اس شخص نے میری زندگی برباد کر دی ہے۔ میری حالت بہت دکھری ہو رہی تھی، مجھ سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ تکلیف کے مارے میرا بدن ٹوٹنے کے در پر آ گیا تھا، لیکن میں اپنے آپ کو اس طریقے سے بے بس محسوس نہیں کروانا چاہتی تھی۔ میں ایک شہر کی لڑکی تھی، میں کبھی بھی دب کر رہنے کی عادی نہیں تھی۔ میں ابھی یہی سب چیزیں سوچ رہی تھی کہ جیسے ہی میرے شوہر گھر آئے تو میں ان کو ان کے بھائی کے کرتوت سے آگاہ کروں گی کہ وہ شخص میرے ساتھ کتنا بڑا ظلم رات بھر کرتا رہا۔ میں یہی سب سوچ رہی تھی کہ اچانک ہی میرا شوہر دروازہ کھولتے ہوئے اندر آیا، لیکن میری حالت دیکھ کر دروازے پر ہی رک گیا اور پوچھنے لگا کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم بنا کپڑوں کے کیوں بیٹھی ہوئی ہو؟ اور یہ کیا حالت ہو رہی ہے گھر کی؟ اس کو بھی احساس ہو چکا تھا کہ کچھ تو یہاں پر غلط ہوا ہے۔ میں نے بھرائی ہوئی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا اور بھیگی آواز میں کہنے لگی کہ سب کچھ تمہارے بھائی نے کیا ہے، جس کو تم باپ مانتے ہو۔ اس شخص نے تمہاری غیر موجودگی میں تمہاری بیوی کی عزت کو تار تار کر دیا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اٹھوں اور اس گھٹیا شخص کا منہ توڑ دوں جس نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا، جبکہ میرا شوہر یہ بات سن کر معنی خیز انداز میں مسکرایا تھا۔ یہ چیز دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے اور میں حیران ہوتے ہوئے کہنے لگی کہ آپ میری اس بات کو سننے کے بعد ہنس رہے ہیں؟ آپ کے بھائی نے میری زندگی برباد کر دی اور آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ میں کیا بول رہی ہوں؟ تو وہ اچانک ہی ہنستے ہوئے میرے برابر میں بیٹھ گئے اور کہنے لگے، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ اگر بھائی نے تمہارے ساتھ ایک رات گزار لی تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرے شوہر کا انداز بہت ہی نارمل تھا، ایسا لگتا تھا کہ جیسے ان کی ہی یہ سب کارستانی ہو۔ میں حیران رہ گئی تھی، میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں یہاں سے اٹھ کر چلی جاؤں، جبکہ میں اپنے شوہر کا چہرہ دیکھتے ہوئے پھنکاری، یعنی یہ سب کچھ آپ کا کیا دھرا ہے؟ تو وہ اچانک ہی سر پیچھے گرا کر کہکہے لگانے لگا اور کہنے لگا، ہاں یہ میرا ہی کیا دھرا ہے۔ اچھا ہوا تمہیں ان سب چیزوں کا علم ہو گیا ہے، اور یہ آج نہیں اب تمہارے ساتھ ہر روز ہوا کرے گا، کیونکہ ہم دونوں بھائی اپنی چیزیں ایک دوسرے سے بانٹ کر استعمال کرتے ہیں، اس وجہ سے ہم دونوں بیویاں بھی بانٹ کر استعمال کریں گے۔ یہ بات سننی تھی کہ میرے جسم میں ایک ایسا اشتعال پیدا ہوا کہ بے ساختہ میرا ہاتھ اٹھا اور اپنے شوہر کی گال پر گہری چھاپ چھوڑ گیا۔ وہ مجھے حیران آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، انہیں بالکل بھی توقع نہیں تھی کہ میں انہیں تھپڑ مار دوں گی، بلکہ میرا دل تو چاہ رہا تھا کہ میں اپنے شوہر کا سر ہی پھاڑ دوں۔ میں غصے سے پھنکارتی ہوئی کہنے لگی کہ آپ نے مجھے لاوارث سمجھا ہوا ہے کہ میں آپ کے بھائی کے ساتھ راتیں گزاروں گی؟ آپ جیسا گھٹیا شخص، اس کے ساتھ میں ایک منٹ بھی یہاں نہیں رکوں گی۔ اور یہ بول کر فوراً ہی واش روم جانے لگی۔ اس سے پہلے میں واش روم جاتی، اس سے پہلے ہی میرا شوہر مجھ پر حاوی ہو چکا تھا اور میری ساری مزاحمتیں کچھ ہی پل میں دم توڑ گئی تھیں۔ وہ دونوں بھائی ہی جنگلی تھے، بالکل بھی ان لوگوں میں احساس نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ شام کے وقت میری آنکھ کھلی تو میرے سرہانے پر میری جٹھانی بیٹھی ہوئی تھی، اور اس کی شرمندہ چہرے کو دیکھ کر میں سمجھ چکی تھی کہ وہ ساری چیزوں سے آگاہ ہے۔ میں نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا، آپ یہ سب کچھ کب سے برداشت کر رہی ہیں؟ میری آنکھوں سے آنسو مسلسل زاروں کے تار بہہ رہے تھے۔ وہ میری جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگی، جب سے میری شادی ہوئی ہے تب سے ہی مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تمہارا شوہر تو تم سے اتنا پیار کرتا تھا،
اس کے باوجود اس نے تمہارے ساتھ بھی یہ سب کروا لیا۔ میں نے اس کی بات سنی اور کہنے لگی، انسان سب کچھ بدل سکتا ہے لیکن وہ اپنی فطرت سے کبھی باز نہیں آتا۔ یہی حال میرا اور آپ کے شوہر کا ہے۔ مجھے تو حیرت ہے، جب آپ کے ہاتھ میں یہ سب کچھ اس گھر میں ہو رہا تھا تو آپ نے آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ آپ کو چاہیے تھا کہ ان دونوں کے خلاف آواز اٹھاتی اور یہ رشتہ ختم کر کے چلی جاتی، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا بلکہ ان دونوں کو بڑھاوا دیا، اور جس کا شکار آج میں بھی ہو گئی۔ میری یہ بات سن کر میری جٹھانی کہنے لگی، تم شہر کی لڑکی ہو، تمہیں یہ سب باتیں زیب دیتی ہیں، لیکن میں گاؤں کی لڑکی ہوں۔ اگر میں نے ایسی کوئی بھی بات کی تو میری بات پر کوئی یقین نہیں کرے گا، اور میں نہیں چاہتی کہ میرا گھر تباہ ہو جائے۔ مجھے اتنا غصہ آ رہا تھا کہ میرا دل کیا کہ اس عورت کا بھی منہ تھپڑوں سے لال کر دوں۔ ایسی ہی عورتیں مردوں کو بڑھاوا دیتی ہیں، غلط کاموں کا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھی اور پھنکارتی ہوئی کہنے لگی، آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ ایسی چیزوں کا بڑھاوا دے رہی ہیں۔ اگر آپ پہلے ہی ان سب چیزوں کو روک دیتی تو آج یہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ آپ کا ایک بیٹا ہے، آپ اپنے بیٹے کے لیے ہی صحیح تو کچھ کرتی، کیوں اپنے آپ کو ان دونوں مردوں کے بیچ میں برباد کر رہی ہیں؟ میری باتوں سے وہ لڑکی شرمندہ ہو گئی تھی اور میری جٹھانی کا سر شرم کے مارے جھک گیا تھا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھی اور باتھ روم سے فریش ہو کر آئی اور فوراً ہی اپنا سامان پیک کرنے لگی۔ میری جٹھانی مجھے دیکھ کر پوچھنے لگی کہ آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ میں نے اس سے کوئی جواب نہیں دیا اور پھر اپنے گھر آ گئی۔ گھر آنے کے بعد میرے ماں باپ نے مجھ سے بہت سوال کیے، لیکن میں نے ان کو یہی کہا کہ جس کو آپ نے میرے لیے چنا وہ ایک درندہ ہے، اور اس درندے نے میری زندگی تباہ کر دی ہے۔ تھوڑے دنوں بعد ہی میں نے اپنے شوہر سے خلا لے لی تھی اور اس سے علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ میں اس جیسے درندہ صفت انسان کے ساتھ بالکل بھی اپنی زندگی گزار نہیں سکتی تھی، جس کو انسانیت کی الف کے بارے میں بھی پتہ نہ ہو۔ کچھ عرصہ بعد مجھے معلوم ہوا تھا کہ میری جٹھانی بھی اپنے بیٹے کے ساتھ ان دونوں جانور بھائیوں سے علیحدہ ہو گئی تھی، اور اس نے بھی اپنے شوہر سے خلا لے لی تھی۔ میں نے اس گاؤں میں بھی بہت اچھے، سلجھے اور سمجھدار شخص دیکھے تھے، لیکن یہ دونوں بھائی بالکل الگ تھے۔ شاید کم عمری میں ہی ان کے ماں باپ کا انتقال ہو چکا تھا، اور یہ دونوں بھائی ایک دوسرے سے بہت قریب تھے اور ہر بات ایک دوسرے سے شیئر کرتے تھے اور اپنی چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ بانٹتے تھے۔ اب ان کو یہی لگا کہ شاید بیویاں بھی کوئی چیز ہیں، اسی لیے وہ بیویوں کو بھی آسانی سے بانٹ سکتے ہیں، لیکن وہ جاہل درندہ صفت انسان یہ نہیں جانتے کہ ہم عورتیں بھی انسان ہیں۔